हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में बात करने वाले हैं। वन लाइनर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं वो सभी पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपको जैसा कि पता है, दो विश्व युद्ध हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध जो है वो आपका 1914 से लेकर के 1918 में हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से लेकर के 1945 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे देश शामिल हुए और पूरी दुनिया को जन धन की जो है क्षति उठानी पड़ी, बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का विचार किया गया ताकि भविष्य में ऐसा कोई भी युद्ध ना होने पाए और सभी देशों, दुनिया के सभी राष्ट्रों के बीच सामंजस्य बना रहे, इस तरीके की जन धन की क्षति ना होने पाए। इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। और ध्यान रखिएगा, इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। पिछले कई एग्जाम में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का जो वर्ष है ये पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की जो है स्थापना हुई थी और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म से जुड़ी 4 संगीतियाँ हुई थीं जिनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि इन संगीतियों का आयोजन किस राजा के समय में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई हैं। प्रथम बौद्ध संगीत की बात की जाए तो प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय में राजगृह में हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली बौद्ध संगीत जो थी अजातशत्रु के समय में राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत की बात की जाए तो ये कालाशोक के समय में वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत की बात की जाए तो ये अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात की जाए तो ये कुषाण वंश के राजा कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ, इन चारों बौद्ध संगीतियों को आप ध्यान रखिएगा। पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय में राजगृह, द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के समय में वैशाली, तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के समय में पाटलिपुत्र और चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है कनिष्क के समय में कश्मीर में। और चौथी बौद्ध संगीत के बाद ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चौथी बौद्ध संगीत जो कश्मीर में हुई थी, इसी संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। और एक पॉइंट और आप ध्यान रखिएगा कि कनिष्क और हर्षवर्धन ये दोनों ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा के समर्थक थे। ठीक है, महायान शाखा से जुड़े थे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, अमित्रोचेटस ये बिंदुसार का नाम है और अमित्रोचेटस का नाम जो है इसका उल्लेख यूनानी लेखकों ने अपने विवरण में किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूनानी लेखक जो हैं इन्होंने अपने विवरणों में अमित्रोचेटस शब्द का प्रयोग बिंदुसार के लिए किया है। वहीं अगर बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूनानी लेखकों ने सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस नामक शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की बात की जाए तो यह आधुनिक भारत में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन थी जिसका गठन 1907 में पी मित्रा के द्वारा बंगाल में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुशीलन समिति जो है ये बंगाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1907 में पी मित्रा के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जंतु विज्ञान की वह शाखा जो कीट पतंगों का अध्ययन करती है एंटमोलॉजी कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं वो सभी पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, और अगर आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो कहीं इनको नोट डाउन भी कर लीजिए। तो जंतु विज्ञान की शाखा जो कीट पतंगों का अध्ययन करती है एंटमोलॉजी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, भारत आने वाली विदेशी कंपनियों की अगर बात की जाए, विदेशी यात्रियों की बात की जाए, तो सबसे पहले भारत आने वाले पुर्तगाली थे, इसके बाद डच थे, फिर अंग्रेज़ थे और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में विदेशी कंपनियों के आने का जो क्रम था वो यही था। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, इसके बाद अंग्रेज़ आते हैं और सबसे लास्ट में, सबसे अंत में, सबसे अंतिम समय में फ्रांसीसी आते हैं। तो यही आने का क्रम है। और ध्यान रखिएगा, अगर बात की जाए इनकी फैक्ट्री स्थापित करने की, तो पुर्तगालियों ने कोच्चि या कोचीन में, डचों ने मसूलीपट्टनम में और अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार यह पूछा जा चुका है कि किन विदेशियों ने कहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो पुर्तगालियों ने कोचीन में, डचों ने मसूलीपट्टनम में और अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं,
पुष्कर मेला की बात की जाए तो यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण मेला है। कोई भी आप उत्तर प्रदेश स्पेशल का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें मेलों से संबंधित, कला संस्कृति से संबंधित एक ना एक प्रश्न जरूर रहता है। पुष्कर मेला की बात की जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक काफ़ी प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मेला है, जो कि राजस्थान के अजमेर में आयोजित होता है, अजमेर में लगता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की बात की जाए तो ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जो मात्रा होती है वो जल वाष्प की होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो जल वाष्प की होती है। मुस्लिम लीग की बात की जाए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह खान ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका बांग्लादेश में सलीमुल्लाह खान ने की थी। किताबुल हिंद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महमूद गजनवी 1000 से लेकर के 1027 के बीच में 17 बार भारत पर आक्रमण करता है, और महमूद गजनवी के साथ ही एक यात्री अलबरूनी भारत आता है, और उसी की पुस्तक का नाम किताबुल हिंद है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और कई बार पूछा भी जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, किताबुल हिंद जो है ये अलबरूनी की पुस्तक थी। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। 1000 से लेकर के 1027 के बीच में महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ये इसकी बात हमने पिछले वीडियो में भी की थी, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इन्हें अस्थाई बंदोबस्त का जनक माना जाता है। इन्हीं के समय में 1793 में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को शुरू किया गया, और यह व्यवस्था जो है मुख्य रूप से बात की जाए तो मुख्य रूप से जो है बंगाल राज्य में लागू हुई थी। अस्थाई बंदोबस्त के तहत क्या होता था कि एक अस्थाई जो कर व्यवस्था जो थी उसको स्थायित्व प्रदान कर दिया गया था, जमींदारों को जो है अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुरातत्व विभाग जो प्राचीन अवशेषों, स्थलों आदि चीज़ों की खोज करता है, तो ये सब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का ही कार्य है। तो इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी, और लॉर्ड कर्जन के समय में ही एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन भी किया गया था। तो दोनों प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के बाद जो पहला महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हुआ वह नील आंदोलन था। नील आंदोलन 1859 में हुआ है, और यह 1857 की क्रांति के बाद पहला कृषक आंदोलन था। और इस नील आंदोलन का उल्लेख नील दर्पण नामक पुस्तक में दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया है। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा, सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नील दर्पण जो है ये दीनबंधु मित्र की पुस्तक है, और इसमें इन्होंने नील कृषकों की दुर्दशा का वर्णन किया है। नील आंदोलन जो है नील की खेती के विरुद्ध किसानों के द्वारा किया गया 1857 के बाद पहला किसान आंदोलन था। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा की गई थी। बेरी की बात की जाए तो बेरी रोग विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, और सूखा रोग की बात की जाए तो विटामिन डी की कमी से होता है। ये तीनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है, उत्तरी ध्रुव की बात हो या दक्षिणी ध्रुव की बात हो। पृथ्वी पर अगर किसी पिंड के भार की बात की जाए कि कहाँ सर्वाधिक होगा, तो यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। सिगरेट के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन गैस निकलती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब सिगरेट को जलाया जाता है तो जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन गैस होती है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की बात की जाए तो समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता है इसको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का के तहत ही शामिल किया गया है। हमारी जो प्रेस की स्वतंत्रता है इसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही अनुच्छेद 19 का में शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्रेस को भारतीय व्यवस्था का जो है, भारतीय राज्य व्यवस्था का जो है चौथा स्तंभ माना जाता है। ठीक है, पहले 3 स्तंभ की बात की जाए तो आपकी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका है, और चौथा स्तंभ जो है ये प्रेस या मीडिया को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, तो ये 4 अधिनियम है, इनको ध्यान रखिएगा। ये कोई भी आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देते हैं तो उसमें इन 4 अधिनियम में से कोई ना कोई अधिनियम हर बार पूछा जाता है, तो इनको ध्यान रखिएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की बात की जाए तो 1972 में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में बनाया गया। ठीक है, बाघों का तेज़ी से शिकार होने के कारण एक समय ऐसा आ गया था कि बाघ जो है पूरी दुनिया से लुप्त होने के कगार पर आ गए थे। तो बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में बनाया गया, ताकि इनको संरक्षण किया जा सके, इनके शिकार पर जो है
रोक लगाई जा सके। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। तो ये चारों अधिनियम जो है आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 72, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक सींग वाले गैंडों के लिए असम में काजीरंगा और मानस, ये दोनों ही अभयारण्य जो है असम में है और एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव की बात की जाए, केवलादेव और सरिस्का जो है ये राजस्थान में अभयारण्य है। केवलादेव की बात की जाए तो ये भरतपुर ज़िले में है, जबकि सरिस्का की बात की जाए तो सरिस्का जो है ये अलवर ज़िले में है। दोनों ही राजस्थान में है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब राजस्थान की बात हुई है तो यहाँ पर दो और हैं, उनको भी ध्यान रखते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। दो हैं भीतरकनिका और सिमलीपाल। तो ये दो अभयारण्य जो हैं ये उड़ीसा राज्य में है और कई बार पूछे जा चुके हैं। भीतरकनिका और सिमलीपाल ये दोनों उड़ीसा राज्य के वन्यजीव अभयारण्य हैं। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रेट की बात की जाए तो नाइट्रेट की अगर अधिकता हो जाती है तो इससे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है, जिसकी वजह से उनका रंग नीला पड़ जाता है। ठीक है, कई बार के प्रश्नों में एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट की अधिकता के कारण बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन की बात की जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन 1974 में उत्तराखंड के चमोली ज़िले से शुरू किया गया था। इसके प्रेरणता की बात की जाए चंडी प्रसाद भट्ट थे और सुंदरलाल बहुगुणा इनके प्रमुख सहयोगी के रूप में थे। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर चिपको आंदोलन 1974 में उत्तराखंड के चमोली ज़िले से शुरू किया था, पेड़ों को कटाई से बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। साइलेंट वैली की बात की जाए तो यह केरल राज्य में स्थित है और अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली पश्चिमी घाट पर केरल राज्य में स्थित है और अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। हुगली नदी की बात की जाए तो हुगली नदी को विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि हुगली नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्ग परिवर्तित करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं और इसको विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी माना जाता है। वहीं बात की जाए दामोदर नदी को, तो इस दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। महानदी की बात की जाए, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है और कोसी नदी की बात की जाए तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये दामोदर घाटी परियोजना है, DVC दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, जिसका निर्माण 1948 में किया गया था। ठीक है, दामोदर नदी में आने वाली बाढ़ जिसकी वजह से इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, तो इनके बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था 1948 में। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इन सभी को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।